हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस्वी श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में सीबीएसई का साल 2024 का आपका जो फाइनल पेपर आया था उसको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हमने 2025 वाला पेपर सॉल्व किया था, इसमें भी आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी ई जितने भी आपके सेक्शंस थे विद आंसर्स मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल। और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से बैठ के देख लेते हो और जो चीज़ें मैं आपको अभी समझाऊंगा, मैं जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा प्लस नोट्स के सपोर्ट से मैं आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाऊंगा, तो आपका 50 to 60% एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन है वो यहीं से हो जाएगी। क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते हैं, बस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। सीधे कान नहीं पकड़ा जाता तो घुमा के कान पकड़ते हैं, लेकिन कान पकड़ा आपका जाता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू वाले जो सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ आंसर को देख के आगे नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि जो गलत ऑप्शंस हैं उनसे भी अगर इंफॉर्मेशन हम ले सकेंगे तो उसको भी ले लेंगे, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगले पेपर में आए तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो फटाफट हम इसको यहाँ पे शुरू करते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं मोटिवेट होता हूं और आपके लिए मैं ऐसा और अच्छा कंटेंट मेहनत करके बनाता रहूंगा और आपके लिए लेके आता रहूंगा। साथ ही साथ हमने जो एक पूरी सीरीज आपके लिए अपलोड करी थी, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके हर चैप्टर को यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उन्हीं नोट्स के सपोर्ट लेके अभी मैं आपको इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। चलो फटाफट शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परिणाम इज हेल्पफुल टू रिड्यूस ओबेसिटी। तो ओबेसिटी आपको पता है, एक बार रिवाइज कर लो। ओबेसिटी क्या होता है? जब हम एक्स्ट्रा मोटे हो जाते हैं, जब हम ओवरवेट हो जाते हैं तो ओबेसिटी हमें होती है, यानी कि हम अबव 30 बीएमआई स्कोर के अगर चले जाते हैं तो हमारी ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी का टॉपिक भी हमने पढ़ा था, वहां से आप इसको समझ सकते हो। बस इतना समझो, बीएमआई स्कोर में जब हम अबव 30 चले जाते हैं तो हम ओबेसिटी या फिर ओबीस कंडीशन आ जाती है। अब इसको क्योर करने के लिए परिणाम कौन सा हो सकता है? तो देखो, कपालभाति परिणाम इसका सही आंसर है। कपालभाति की मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। ये देखो, आपने जरूर देखा होगा कपालभाति करते हुए लोगों को, जब हम सांस को अंदर खींचते हैं, ठीक है, और सांस को बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसको पूरा परफॉर्म करते हैं तो आपका कपालभाति होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इमेजेस में देखो, आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपका इमेजेस वाले क्वेश्चन भी आते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पेपर में आपको इमेजेस दिखा दिए जाते हैं और फिर आपसे पूछा जाता है कि बताओ ये कौन सा परिणाम है, कौन सा आसन है या फिर कौन सा टेस्ट है। तो अलग अलग इमेजेस दिखा सकते हैं, बोन की इमेजेस दिखा सकते हैं। अब क्वेश्चन भी अभी हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको इमेजेस भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फिर सेकंड आपका क्या था? अनुलोम विलोम है। ठीक है, इसमें जो आपका अनुलोम विलोम परिणाम है और शीतली परिणाम है, ये जनरली आपको हाइपरटेंशन के लिए क्योर करने में मदद करता है। ठीक है, ऊपर वाला तो हमारा जो आंसर है तो ओबेसिटी के लिए हो गया। ये हमें हाइपरटेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, इन या फिर एंजाइटी के लिए, इनको क्योर करने में हमारे ये दो आसन काम आते हैं। कौन से? अनुलोम विलोम और शीतली परिणाम। और जो सी है, ये जनरली हमें डाइजेशन के लिए मदद करता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ जाओ। अगर आपसे ये पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अनुलोम विलोम आपका हाइपरटेंशन या स्ट्रेस के लिए होता है और सूर्य भेदन परिणाम आपका डाइजेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये देखो, ये है आपका सूर्य भेदन परिणाम। ठीक है, राइट साइड का आपका जो नॉस्ट्रल होता है, जिसको योगा की भाषा में, आसन की भाषा में नाड़ी बोला जाता है, तो राइट साइड वाली जो आपकी नाड़ी या नॉस्ट्रल आप बोल लो, जब हम उससे सांस को अंदर खींचते हैं और बाहर करते हैं तो वो ये हमारा सूर्य भेदन परिणाम होता है। ठीक है, वहीं अगर हम इसको लेफ्ट साइड से करते हैं तो ये चंद्र भेदन परिणाम हो जाता है। तो राइट नॉस्ट्रल को सूर्य भेदा बोल सकते हैं और लेफ्ट वाले को हम चंद्र भेदा बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट वाला जो है, फोर्थ वाला, ये है शीतली परिणाम, जहां पे आप जीभ की पोजीशन देख सकते हो। जीभ को फोल्ड करके रखते हैं और फिर सांस को अंदर खींचते हैं, यानी कि ठंडी ठंडी हवा को अंदर खींचते हैं। तो ये आपके स्ट्रेस में भी आपको मदद करता है। ठीक है, तो आई होप ये चारों आपको इससे क्लियर होंगे। अब बात करते हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वाज फॉर्म्ड इन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो है 1989। 1989 में आपकी जो पैरालंपिक कमेटी थी वो आपकी फॉर्म हो गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी में। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाऊं मैं दूं, ताकि आप इनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो बॉन जर्मनी में ये आपका जो हेडक्वार्टर्स है वो आईपीसी का, यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी का है। इसका काम क्या है? जो हमारे पैरालंपिक्स गेम्स होते हैं उनको पूरा कंडक्ट करने का काम इनका होता है। ठीक है, पैरालंपिक नाम कैसे पड़ा था? हिस्ट्री में हमने इस चीज को देखा था, कैसे पड़ा था। ये गेम्स जो है वो ओलंपिक के पैरेलल होते हैं, है ना। इसका मतलब यही था कि जो गेम्स ओलंपिक के पैरेलल होते रहते हैं उनको हमने क्या बोला? पैरालंपिक। हमने उसका नाम रख दिया और आज ये इसी नाम से मशहूर है और इसी नाम से होते हैं। ठीक है, चलो, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं है। बाकी जो पहले गेम्स हुए थे, सबसे पहला पैरालंपिक गेम कहाँ पे हुआ था मैं देख लेता हूँ। अगर मैंने इमेज आपके लिए उसकी रखी होगी, ये सारे क्वेश्चंस के आपके हैं। हाँ देखो, यहीं पे, यहाँ पे है ना, फटाफट देख लेता हूँ मैं।
एक दो चीज़ हम और देख लेते हैं। ये पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, हमने ये ऐप पे आपको अवेलेबल है, ऐप पे आप जाके ले सकते हो और इन्हीं से मैंने आपको वीडियोस में पढ़ाया भी है। ये देखो, ये आपका इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, ठीक है, 22 सितंबर 1989 में फॉर्म हुआ था, हेडक्वार्टर इसका बॉन जर्मनी में है, ठीक है। तो बेसिकली इसके इतने सारे काम होते हैं और जो सबसे पहला पैरालंपिक गेम हुआ था, मोटो देखो उसका क्या है, स्पिरिट इन मोशन है, और पहले इसका मोटो क्या था, माइंड बॉडी एंड स्पिरिट इसका था, ठीक है। गेम्स हम देख लेते हैं, गेम्स भी यहाँ पे लिस्टेड होंगे। ये देखो, नहीं ये आपके वो हो गए इवेंट्स। ये देखो, सबसे पहले जो है वो आपका 1960 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और विंटर जो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे वो 1976 में स्टार्ट हुए थे, तो ये दो ईयर भी आपको पता होने चाहिए कि सबसे पहला कब हुआ था, 1960 में हुए थे पैरालंपिक गेम्स, और विंटर वाले जो आपके हैं वो आपके 1976 में हुआ था। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऐप पे आप जाके डाउनलोड इनको कर सकते हो, और वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फूड इंटॉलरेंस क्या होता है। तो देखो, जैसा आपको समझ में आ रहा है, बस उसका यही मतलब होता है इनटॉलरेंस, यानी कि आप किसी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, किसी चीज को आप सफर कर जाते हो या फिर आपको उससे नुकसान हो जाता है। तो फूड इंटॉलरेंस का क्या मतलब होता है, ये फूड पॉइजनिंग से अलग होता है, ठीक है। आपने फूड पॉइजनिंग टर्म जरूर सुना होगा, ये इससे अलग होता है। फूड पॉइजनिंग क्या होता है, थोड़ा सा खतरनाक होता है। अगर आपको फूड पॉइजनिंग होती है, यानी कि अगर आप गंदा खाना खा लेते हो या फिर कोई भी अगर डिसीज है, आपको खाने से डिसीज हो सकता है, अगर कोई बैक्टीरिया खाने में है, कोई वायरस अगर खाने में है, तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कि ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को और या फिर आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है, और इसकी सिचुएशन इतनी भी हो सकती है कि ये आपको डेथ भी इससे आपकी हो सकती है। लेकिन फूड टॉलरेंस इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता। जनरली फूड इंटॉलरेंस किस वजह से होता है कि आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स की कमी हो जाती है, या फिर आप किसी चीज से आपको किसी चीज से एलर्जी हो जाती है, तो ये सब फूड इंटॉलरेंस के अंदर काउंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कॉज नहीं है फूड इंटॉलरेंस का। सबसे पहला ऑप्शन है टॉक्सिक्स फॉर्मेशन ड्यू टू फूड पॉइजनिंग। तो भाई देखो, ये तो एकदम हटा दो, फूड पॉइजनिंग और टॉक्सिन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो ये तो फूड पॉइजनिंग का पार्ट हो जाएगा, और ये दोनों एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों से एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स आपको पता है क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में हमारा जो भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो गया, हार्मोन्स के प्रोसेस हो गए, तो उनको तेज करने में, बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो एंजाइम के लिए जो प्रोटीन्स हम खाते हैं, तो प्रोटीन के एंजाइम्स अलग होते हैं, आपके फैट के, लिपिड्स के एंजाइम्स अलग होते हैं, तो इनकी कमी की वजह से फूड इंटॉलरेंस आपको हो सकता है, ठीक है। तो नॉट द कॉज में तो ये भी फिर गलत हो जाएगा। फिर बात बचा रफेज और ग्लूटेन। आपने ग्लूटेन सुना होगा कि ग्लूटेन फ्री मिल्क आता है, और बहुत से लोग होते हैं जो ग्लूटेन फ्री मिल्क पीते हैं, क्यों, क्योंकि उनको ग्लूटेन से इश्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये भी देखो फूड इंटॉलरेंस का एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई जिनकी बॉडी में ग्लूटेन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो वो ग्लूटेन फ्री मिल्क या फिर ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो ये भी फूड इंटॉलरेंस का एक कॉज होगा, तो ये कट गया। रफेज आपको पता है, रफेज या फिर एज अ फाइबर आपकी बॉडी में ये आपको स्टूल एलिमिनेट करने में मदद करता है, आपका जो बाउल यानी कि आपका जो पेट है उसको साफ रखने में मदद करता है। तो सीधे सीधे आपको समझ में आ रहा होगा कि रफेज जो है ये तो भाई हमारे लिए फायदेमंद होता है, हमारे लिए अच्छा होता है, तो ये कॉज नहीं है फूड इंटॉलरेंस का। तो इट इज द नॉट, रफेज इज नॉट द कॉज ऑफ फूड इंटॉलरेंस, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये ऑप्शन तो एकदम अलग हो गया। एंजाइम मैंने आपको बता दिया, इनकी कमी से फूड इंटॉलरेंस होती है, ग्लूटेन की कमी से फूड इंटॉलरेंस होती है, लेकिन रफेज आपके लिए अच्छा होता है, और ये आपको फूड इंटॉलरेंस से इसका कोई ऐसा डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये आपको खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है। चलो, मतलब कि दैट इज नॉट द कॉज, बाकी जो दोनों थे वो कॉज थे उसके, ठीक है। चलो, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर जिसको हम बीएमआर बोल सकते हैं, इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। रीजन लिखा है, अ पर्सन हु डज नॉट एंगेज इन एनी वर्क स्टिल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। असर्शन और रीजनिंग के एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन तो पेपर में आते हैं इस सेक्शन ए में। तो देखो, इसको सॉल्व करने का क्या क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आपको इनका मतलब पता होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आपको 2 स्टेटमेंट मिलेंगे, असर्शन और रीजन। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना है कि असर्शन का जो लास्ट वर्ड होगा इसके आगे बिकॉज लिख लेना, ठीक है। अब देखो, आपको पहले आप ऑप्शंस देख लो कि ऑप्शंस किस तरीके के होते हैं, फिर आप इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो, पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, हमेशा सिमिलर मिलेगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों असर्शन और रीजन सच है, ठीक है, ये जो कथ्य लिखे हैं सही है। एंड रीजन यानी कि जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये जो आर है ये ए को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि असर्शन में जो बात बोली गई है रीजन में उसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया। दूसरे ऑप्शन में शुरू की दोनों चीजें सेम है, बट आर को बोला जाता है कि ये
ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, 2025 वाले पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था, तो उस वाले वीडियो को जरूर देखना तो समझ में आएगा। फिर सी ऑप्शन है, ए तो सच है, ये बात सच है, लेकिन आर बिल्कुल भी सच ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। और सेकंड क्या कहता है कि असर्शन फॉल्स और रीजन जो है वो ट्रू है, यानी कि जो दो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं वो दोनों अपनी जगह सही है गलत है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिकॉज के साथ आप इसको रीड करो तो ये कैसा बनेगा, द BMR इज द नंबर ऑफ कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन एट रेस्टिंग कंडीशन बिकॉज अ पर्सन हु डज नॉट एंगेज इन एनी वर्क स्टिल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो देखो BMR आपको पता है बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, कोई भी काम नहीं कर रही होती है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी कुछ ना कुछ इंटरनल प्रोसेस तो कर रही होती है, खाना पच रहा होता है, एनर्जी रिलीज हो रही होती है, दिमाग काम कर रहा होता है, हम थोड़े बहुत मूवमेंट्स जो भी है करते हैं, ब्रेन तो एक्टिव रहता है, तो कुछ ना कुछ कैलोरीज तो हमारी बॉडी कंज्यूम करती रहती है, वही कहलाता है BMR। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ोगे तो रीजन में क्या लिखा है, अ पर्सन डज नॉट एंगेज इन एनी वर्क स्टिल रिक्वायर्स एनर्जी फॉर द फंक्शनिंग फॉर देयर इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये बात मैंने बोली, तो बिल्कुल जो ये आपका रीजन है ये ए को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई भी दूसरी कहानी लिखी होती, हो सकता है BMI के बारे में लिखा होता या फिर न्यूट्रिएंट के बारे में लिखा होता, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोई और कहानी लिख देते तो हम बी ऑप्शन को कर देते, क्योंकि फिर वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं करता। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलो, ये आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसको फटाफट देख लो, विजिबल है आपको ये? हाँ ठीक है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन से ये है, फटाफट इसको पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से प्लानिंग सबसे इजी होता है तो उसको देख लेते हैं। इट इज अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, नहीं। प्रिपरेशन और लेआउट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ये हो सकता है। इंश्योरिंग द प्रॉपर एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग, हाँ ठीक है। तो ए का हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब देखो एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ए का 2 है। प्लानिंग को आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज को लेके कि प्रिपेयरिंग अ लेआउट फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे जो आगे की चीजें होती हैं हम उसको प्लान करते हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट, ये एक तरीके से आपका होता है। तो ए का 2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन कटेगा और ए ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों में ए का आंसर 1 दिया है। अब ये दो हो गए। फिर स्टाफिंग इजी होता है ना। स्टाफिंग आपको पता है क्या होता है, स्टाफिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। इट इज अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, नहीं। इंश्योरिंग दैट प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब, तो बिल्कुल स्टाफिंग जो है उसका 3 हो जाएगा। तो डी का 3 देखो, सिर्फ सी में दिया हुआ है, तो ये आपका आंसर ठीक हो जाएगा, आपको बी और सी देखने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लो, बी का 4 दिया हुआ है, कंट्रोलिंग, एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयरिंग देम फॉर इरेगुलरिटीज, बिल्कुल ठीक है। और डायरेक्टिंग का दिया हुआ है, इट इज अ फंक्शन ऑफ गाइडिंग, इंस्पायरिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल, तो बिल्कुल आप इसको रीचेक कर सकते हो और आपका ये जो आंसर है वो सही हो जाएगा, यानी कि सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अच्छा, प्लानिंग के तो 5 पार्ट होते हैं, इसमें से एक पार्ट अभी मिसिंग है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के फटाफट बताना और उसका एक्सप्लेनेशन भी लिख देना। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है। चलो, एक और असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको। इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर बोथ नीज टच ईच अदर, ठीक है, ये हमें बात बोली गई, व्हाइल देयर इज अ गैप ऑफ 3 to 4 इंचेस बिटवीन द एंगल्स। ठीक है, हमें समझ में आ गया। बिकॉज लिख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। बिकॉज इट अकर्स ड्यू टू जेनु वेलगम एंड इट कैन डेवलप ड्यू टू एन इंजरी और इन्फेक्शन इन द नी और लेग, रिकेट्स, सिवियर लैक ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, ओबेसिटी और आर्थराइटिस इन द नी। अब देखो, असर्शन को पहले समझो कि असर्शन क्या बोलना चाह रहा है। इन अ नॉर्मल स्टैंडिंग पोजिशन, कोई भी जो नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर में या फिर पोजिशन में है, उसकी दोनों नीज जो है वो आपस में टच कर रही हैं। ठीक है, यानी कि उसकी जो नीज है वो आपस में यहाँ पे टच कर रही हैं। ये हमें यहाँ पे एक सॉरी, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये दोनों नीज यहाँ पे टच कर रही हैं जब वो नॉर्मल खड़ा हुआ है। ठीक है, while there is a gap of 3 to 4 inches between the ankles, बल्कि एंकल्स में उसके यहाँ पे गैप है। ठीक है, समझ गए हम। इट अकर्स ड्यू टू जेनु वेलगम, तो देखो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसकी ही बात कर रहा है, क्योंकि आपको पता है ये जो जब नीज टच कर रही है तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी होती है, ये होती है आपकी नॉक नी। और नॉक नी मैंने आपको बताया है कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, जेनु वेलगम। कैसे नीज जो है वो आपस में टच कर रही हैं, आपस में चिपक रही हैं। जेनु वेलगम में गम वर्ड होता है, गम को हम चिपकाने के लिए यूज करते हैं, तो जेनु वेलगम ही साइंटिफिक नेम है नॉकनी का, और उसी की बात यहाँ पे हो रही है। एंड इट कैन डेवलप ड्यू टू इंजरी, तो ये बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरीके से जेनु वेलगम आपको होता है। तो इसका भी जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों सही बातें लिखी हुई हैं। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये
नॉक नी को या फिर इस कंडीशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही आंसर आपके ए हो गए। मुझे मौका नहीं मिला आपको और ज्यादा ऑप्शन समझाने का, क्योंकि दोनों में ही ए आंसर है। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस कंपोनेंट्स एन एथलीट गिव्स बेटर परफॉर्मेंस इफ ही शी हैज मोर स्लो ट्विच फाइबर इन कंपैरिजन टू फास्ट ट्विच फाइबर्स। अब देखो, सबसे पहले हमने इनको पढ़ा है स्लो ट्विच फाइबर्स और फास्ट ट्विच फाइबर्स। क्या होते हैं ये, फटाफट देख लेते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स को हम लोग रेड मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेड मसल फाइबर भी हम इसको बोल सकते हैं। एक मिनट, है ना, रेड मसल फाइबर भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम व्हाइट मसल फाइबर बोलते हैं। ठीक है, व्हाइट मसल फाइबर। ठीक है, इसको हम टाइप 1 भी बोलते हैं। ये मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव नेम्स बता रहा हूं, क्योंकि इनसे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल एजुकेशन अब बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है। इसको टाइप 2 बोलते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है, ये जो स्लो वाले होते हैं ये वो मसल फाइबर्स होते हैं। देखो, जनरली एक ह्यूमन बीइंग के अंदर दोनों ही टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, बस इनका जो रेशियो होता है वो अलग होता है, और ये नेचुरली होता है। ठीक है, अब जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं ये आपकी बॉडी में जब काम करते हैं तो ये धीरे धीरे काम करते हैं। अब खुद सोचो, कोई चीज अगर धीरे धीरे काम कर रही है तो वो बहुत लंबे टाइम तक काम कर पाएगी, है ना। और ये जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो जल्दी जल्दी होता है। अब सोचो, कोई चीज अगर जल्दी जल्दी चल रही है तो क्या वो बहुत लंबे टाइम तक चल पाएगी? नहीं, वो कम टाइम तक चलेगी। तो जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं ये उन एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं जो कि लंबे टाइम तक किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि जो मैराथन रनर्स होते हैं या फिर क्रॉस कंट्री रनर्स होते हैं, है ना, जो साइक्लिस्ट होते हैं, उनको उनके अंदर स्लो ट्विच फाइबर की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनके जो इवेंट्स होते हैं वो धीमे धीमे करते हुए उनको बहुत लंबे टाइम तक करने होते हैं। ठीक है, और फास्ट ट्विच फाइबर्स किनके अंदर होते हैं भाई? जो 100 मीटर वाले हैं, 50 मीटर्स वाले हैं, पावर लिफ्टिंग वाले हैं, वेट लिफ्टिंग वाले हैं, तो उनके अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स ज्यादा मिलता है। ठीक है, और ये रेड क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, और फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स में हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, इसलिए ये व्हाइटिश टाइप के दिखते हैं। ठीक है, आई थिंक आप इन दोनों चीजों को समझ गए होगे। बाकी जो वीडियोस अपलोड किए हैं आपके पूरे चैप्टर्स के टॉपिक्स के, वो आप उसमें अच्छी तरीके से समझ जाओगे। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर किसी के पास स्लो ट्विच मसल फाइबर्स है तो वो किस गेम में अच्छा करेगा? तो क्या स्पीड में अच्छा करेगा? नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया स्पीड में कौन से फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ में अच्छा करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसमें पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग का एग्जांपल आपको बताया था। तो इनको भी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको जल्दी से अपनी मसल का यूज करना होता है कम टाइम तक। फ्लेक्सिबिलिटी में हम बहुत ज्यादा मसल फाइबर की बात नहीं करते हैं। इसके हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया स्लो ट्विच मसल फाइबर्स जो होते हैं वो लंबे टाइम तक काम करते हैं, इसीलिए एंड्योरेंस एथलीट्स को ये आपका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना तो अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ जाओगे आपके जो चैप्टर्स में। चलो, आइडेंटिफाई द फैक्टर विच डिक्रीजेस इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, क्या होता है भाई? फटाफट मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। इक्विलिब्रियम की हमने बात करी थी, स्टेट ऑफ बैलेंस होता है ये, जब हमारे ऊपर अलग अलग जो फोर्सेस होती हैं वो एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस वजह से इक्विलिब्रियम कम होता है? लार्जर बेस, ग्रेटर वेट, लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी या हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखो, लार्जर बेस बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने आपको बताया है। बेस आपका क्या होता है, ये आप नीचे देख सकते हो, ये जो ब्लूइश बना हुआ है ये क्या है कि आपके पैर जहां पे हैं उसके हिसाब से आपका एक बेस जो है वो यहाँ पे नीचे बन जाता है। तो इतना बड़ा बेस आपका है, तो जितना बड़ा बेस आपका होगा उतना ज्यादा एरिया आपके पास होगा। ये किसका आप समझ सकते हो, नीचे मैं आपको दिखाता हूं। शिफ्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेंटेन बैलेंस फॉर अ बास्केटबॉल। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक लिखा नहीं हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कहीं, मिल नहीं रहा है। चलो आप इसको रीड कर लेना। ठीक है, बेसिकली आपका ये जो बेस है, ठीक है, ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी जो होगी वो बैलेंस होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में लार्जर बेस तो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा है डिक्रीज करने के लिए, तो लार्जर बेस क्या करता है, इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करेगा, यानी कि आपके स्टेट ऑफ बैलेंस को बढ़ा देगा। ग्रेटर वेट, ग्रेटर वेट आपको स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, आप खुद सोचो, कोई अगर बहुत मोटा है और कोई बहुत पतला है तो आप किसको धक्का दोगे तो जल्दी गिर जाएगा? पतले वाले को जब आप धक्का दोगे तो जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि मोटा वाला जो है उसके अंदर मास बहुत ज्यादा है और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका बैलेंस भी जो होगा
होगा वो अच्छा होगा। फिर बात आती है लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बहुत सिंपल सा एक इसका आप समझ सकते हो एक पॉइंट होता है कि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ज्यादा नीचे होगी उतना बढ़िया आपका इक्विलिब्रियम होगा। इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो मेल के अकॉर्डिंग बेटर होती है, क्योंकि उनकी जो हाइट होती है वो नेचुरली कम होती है। ठीक है, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी नीचे रहेगी उतना अच्छा आपका बैलेंस वहां पे बनेगा, और बेस ऑफ सपोर्ट की जितना पास रहेगी उतना अच्छा बैलेंस आपका बनता रहेगा। ठीक है, तो लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बिल्कुल आपका सही इंक्रीज करती है। तो जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हायर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बॉडी में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ऊपर की तरफ चली जाएगी तो फिर आपका इक्विलिब्रियम जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम जो आपका टॉपिक है उसको आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा, सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन की। ठीक है, चल अब इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों आपको पता होगा। इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं? जो भाई खुद में रहते हैं, बहुत चुपचाप रहते हैं। आपकी क्लास में कोई ना कोई आपका दोस्त जरूर होगा जो पीछे चुपचाप बैठ के पढ़ाई करता रहता होगा, अपना काम करता रहता होगा, ज्यादा लोगों से नहीं बोलता होगा। और एक होते होंगे एक्सट्रोवर्ट, जिनको जहां नाचने को बोल दो, जहां कुछ भी बोल दो, फटाफट रेडी हो जाते हैं कि हाँ मैं तो करूंगा। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट क्या है? चुपचाप है। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं? जो बहुत ज्यादा आउटगोइंग होते हैं। तो आपको बताना है कि इंट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं। तो सबसे पहला, मीट अननोन पीपल इजिली। तो बिल्कुल नहीं, ये तो एक्सट्रोवर्ट का हो गया। जिनसे मिला दो, जिनसे बोल दो, जहां पे भी इंट्रोडक्शन करा दो कि ये मेरा दोस्त है, और एकदम घुल मिल जाएंगे। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है। हाईली सोशलाइज्ड, हाईली सोशलाइज्ड का क्या मतलब है कि लोगों से बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं, तो नहीं, ये भी आपका एक्सट्रोवर्ट की क्वालिटी हो गई। और एक्सप्रेसिव नेचर, बहुत ज्यादा खुद को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी आपका एक्सट्रोवर्ट का हो गया। तो आपका सेल्फ सेंटर्ड जो है कि अपने आप जो रहता है वो आपका इंट्रोवर्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे है जंप फॉर स्मैश इन वॉलीबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने वॉलीबॉल गेम देखा होगा, उसमें जंप करके स्मैश मारा जाता है, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है? स्टैटिक स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल है, या फिर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का एग्जाम्पल है। एक एक ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ पे स्टैटिक स्ट्रेंथ लग रही है। स्टैटिक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि स्टैटिक स्ट्रेंथ का मतलब है कि जब आप एक ही जगह पे रुके हुए हो और आपकी बॉडी स्ट्रेंथ का यूज कर रही है, जैसे कि आपके आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हो गई, जहां पे हम कोई भी मूवमेंट नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई हम कूद के स्मैश मार रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक स्ट्रेंथ नहीं हो सकता। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है कि आप एक बार में जितना ज्यादा हो सके वेट उठा लो, तो वो आपका होता है मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो क्या यहाँ पे वेट का या फिर ऐसा कुछ काम है? हाँ, आपके जंप में क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि आप जितना ज्यादा टाइम लेना चाहो ले लो, लेकिन आप एक बार में हाईएस्ट वेट उठा ले हो या फिर हाईएस्ट पावर लगा दो? तो मेरे ख्याल से नहीं है, तो बी आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। क्यों? अभी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फिर डी क्या है? स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। क्या यहाँ पे एंड्योरेंस की जरूरी है? अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जंप करके एक स्मैश मार देना है, तो क्या आपको एंड्योरेंस का यहाँ पे कोई मतलब है? आपको बहुत लंबे टाइम तक एक्टिविटी करनी है? क्या नहीं करनी है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि आपको स्पीड के और पावर के कॉम्बिनेशन में इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करना है, और एक्टिविटी कौन सी हमारी? जंप करके स्मैश करना। तो जब आप जल्दी से जंप करोगे बॉल के अकॉर्डिंग और पावर से स्मैश मारोगे, तो ये आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंदर काउंट होगा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि हमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है, हम धीरे से भी जंप करके अगर बहुत जोर से मार देंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहला देगा। नहीं, हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि इस स्ट्रोक को खेलने के लिए स्पीड के साथ साथ पावर की भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बास्केटबॉल में अगर आपको पास करने के लिए बोला जाए कि आपको सडन तेजी से पास करना है, तो वो भी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंदर आ जाएगा। बाकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के जो आपके एग्जांपल्स होते हैं वो 100 मीटर हो सकते हैं, है ना, आपका स्विमिंग हो सकता है, ये सब आपके इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ में आपका वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, ये सारे एग्जांपल्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो होती है जिसमें हम कोई मूवमेंट नहीं करते। और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में जब आपको स्ट्रेंथ के साथ एंड्योरेंस चाहिए होता है, जनरली आपके जितने भी टीम गेम्स होते हैं, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, तो हमें फटीग की कंडीशन यानी कि थकान की कंडीशन में भी स्ट्रेंथ को लगाते रहना पड़ता है, तो वो आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, चलो 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंट्राम्यूरल कंपटीशन। ये एक सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया था, 2024 में भी देखो आया है, और आगे भी आता रहेगा। टू अचीव हाई परफॉर्मेंस, टू प्रोवाइड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, टू प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस, टू प्रमोट कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या हाई परफॉर्मेंस के लिए हम इंट्राम्यूरल कंपटीशन कराते हैं? नहीं कराते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए कराते हैं? नहीं कराते हैं। हेल्थ और फिटनेस को प्रमोट करने के लिए हम इंट्राम्यूरल कराते हैं। इंट्राम्यूरल क्या होता है भाई? वो कॉम्पिटिशंस होते हैं जो कि विद इन द वॉल्स होते हैं, यानी कि आप जहां पे भी हो उनकी चार दीवारी के अंदर जब हम कंपटीशन को करा रहे हैं, तो वो आपके इंट्राम्यूरल कहलाते हैं। जैसे कि आपके स्कूल के अंदर इंटर क्लास डिबेट, इंटर हाउस डिबेट, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, ये सब जो होते हैं वो आपके ही स्कूल के बच्चे आपस में कॉम्पीट करते हैं, तो वो इंट्राम्यूरल है। वहीं अगर मैं बात करूं
एक्स्ट्राम्यूरल की, तो ये होता है आउटसाइड द वॉल्स, जब आप अपनी चार दीवारों के बाहर जाके कॉम्पीट करते हैं, जैसे कि इंटर स्कूल। अब आप किसी दूसरे स्कूल के बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो ये क्या आपका एक्स्ट्राम्यूरल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो और इस ये आपके फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। हाई परफॉर्मेंस, दूसरे स्कूल से जाके अच्छी परफॉर्मेंस करने की तो कोशिश करोगे, जीतने की कोशिश करोगे, तो हाई परफॉर्मेंस हो गया। कैरियर अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर पाओगे, बाहर चले जाओगे। कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होगा जब आप बाहर के लोगों से जाके मिलोगे। तो ये आपके एक्सटर्नल के ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन इंटरनल का आपका हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, ठीक है। मास पार्टिसिपेशन हो सकता है, जब आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। चलो, according to World Health Organization WHO recommendations, children of dash should be engaged in physical activities for 180 minutes and should have 10 to 13 hours of good quality sleep per day. तो इसका देखो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4 साल के बच्चे, ठीक है। तो 3 to 4 इयर्स का, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। चलो, आइडेंटिफाई द आसन, ये देखो इमेज वाला क्वेश्चन आ गया, आपको इसमें पहचानना है कि आसन कौन सा है। तो ये जो आपका आसन है वो है शलभ आसन, ठीक है। इसके अलावा जो आपके आसन है, इनकी इमेज देख लो। ये आपका भुजंग आसन है, ठीक है। इनसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इमेज लगा दी। ये आपका भुजंग आसन है, इसको हम लोग कोबरा पोज भी बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हो कोबरा की तरह पोज बना हुआ है, तो ये आपका भुजंग आसन हो गया। फिर है कटी चक्र आसन, ठीक है। तो ये आपका कटी चक्र आसन है। इमेज आप देख सकते हो किस तरीके से परफॉर्म होना है। ये दोनों साइड होता है, ऐसे देखो, राइट चलेगा वेस्ट को ट्विस्ट करके, फिर इधर लेफ्ट चलेगा वेस्ट को ट्विस्ट करके, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। इसके बाद ये जो नीचे वाला है, ये है पवन मुक्तासन, ठीक है। ये आपका, एक मिनट, ये आप, अरे कहाँ गए, ये रहे भाई साहब, ये है हमारा पवन मुक्तासन, ठीक है। अब देखो ये तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ, ये वाला देखो आप जैसे कभी नहीं भूलोगे। ये पोज आपको दिख रहा है, कोबरा जैसा ये पोज बना दिया इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको नहीं भूलोगे। वैसे तो ये ईल या पेंगुइन जैसा डिजाइन बन गया, बट ये आप समझ सकते हो कि कोबरा जैसी दिख रही है, ठीक है। ये वाला मैं अभी कभी नहीं भूलता हूँ, क्योंकि ये पवन मुक्तासन। अब आप समझ सकते हो कि जिस पोस्टर में भाई साहब लेटे हुए हैं, यहाँ से कितनी पवन जो होगी इनके पेट में वो मुक्त हो रही होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, अपनी अपनी ट्रिक्स आप बना के इन चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफ ओलंपिक्स। तो डेफ ओलंपिक्स के लिए कौन सी गवर्निंग बॉडी होती है, तो इसका आंसर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। तो ये आपकी कमेटी होती है। पैरालंपिक की कमेटी हमने ऊपर देख ली थी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी होती है, और ये आपकी होती है डेफ ओलंपिक्स की, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, उसमें आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर ये वर्ल्ड डेफ चैंपियंस कमेटी, ये तीनों आपके इसमें नहीं है सिलेबस में, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, जो हमारे आपने देखा होगा BCCI जो हो गई है ना, या फिर हमारी हॉकी इंडिया हो गई, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हो गई, ये सब जो है ये हमारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। बाकी ये दोनों जो है ये सपोर्टिव काइंड ऑफ कमिटीज हैं जो कि गेम्स को सपोर्ट करती हैं। चलो, BMI या फिर बॉडी मास इंडेक्स इज वन ऑफ द कॉमन वेज ऑफ असेसिंग हेल्दी बॉडी वेट। हमने ऊपर BMI की बात करी थी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग BMI रेंजेस इज कंसिडर्ड फॉर हेल्दी वेट। तो कौन सा BMI की वो रेंज है जो कि हेल्दी काउंट होती है। मैंने आपको ऊपर एक क्या चीज बताई थी कि 30 के ऊपर जब हमारा BMI स्कोर चला जाता है, तो हम किस में चले जाते हैं, ओबीज की कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 to 34.9 ओबीज की कंडीशन हो गया, कट गया। 35 to 39.9 ओबीज की कंडीशन हो गया। ये देखो दोनों रेंजेस होते हैं। ये आपकी ओबीज क्लास 1 हो जाती है, ठीक है, ओबीस 1 हो जाती है, और ये आपकी ओबीस 2 हो जाती है, ठीक है। और अगर इसके आगे ये 40 एंड अबव अगर हो जाता है, तो फिर सॉरी ये तो लेस हो गया, अगर ये 40 एंड अबव हो जाता है तो फिर ये आपका ओबीस 3rd क्लास ये हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर आपका है दैट इज 18.5 से 24.9। तो अगर आपका BMI स्कोर जो है, BMI आपको पता होगा हाइट और आपका जो वेट होता है उसके रेशियो से निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आपका स्कोर 18.5 से 24.9 के बीच में आता है तो फिर आप हेल्दी हो। 25 से 29 में अगर जाता है, 29 नहीं होता ये, वैसे 29.9 होता है, ऑप्शन से गलत आए थे, तो ये आपका ओवरवेट में हो जाता है, ठीक है। ये आपका ओवरवेट हो जाएगा। लेकिन हेल्दी वेट के लिए कौन सा है, 18.5 से 24.9। तो BMI वाला जो टॉपिक है वो वीडियोस में देख लेना, कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालना है, वो हमने वहां पे अच्छे से डिस्कस किया। चलो, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। पार्शियल कर्व टेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो जो हमारा जो पार्शियल कर्व टेस्ट हमारा जो होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो इस तरीके से यहाँ पे लेटा हुआ होता है, नीज इनके ऐसे फोल्ड होते हैं और इनकी बॉडी यहाँ पे होती है, ठीक है, इस तरीके से जो होता है। इसमें 2 पैरेलल लाइंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। इनकी ही डिस्टेंस पूछी गई है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 6 इंचेस उनका डिस्टेंस होता है। बस, बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ भी डिस्कस करने को हमारे पास इसमें नहीं है। चलो,
17 है गोल सेटिंग इज अ डैश अप्रोच अंडर मोटिवेशनल टेक्निक। तो किस टेक्निक के अंदर गोल सेटिंग जो है वो एक अप्रोच होती है। गोल सेटिंग्स होता क्या है, जैसे कि नाम समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो उसको हम गोल सेटिंग बोलते हैं। और इनको बनाने के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि आप आगे पढ़ोगे, जैसे हम लोग ने बीपीएड में या मास्टर्स में इनको पढ़ा है, तो बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट हो जाता है। और गोल सेटिंग के बारे में बहुत बात होती है कि इसको कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है। कोई ओलंपिक का प्लेयर कैसे डिजाइन करता है, अगर उसका इवेंट 4 साल बाद है या 2 साल बाद है, तो इन सब चीजों के बारे में बात होती है। अभी इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव क्या होता है, दिमागी तरीके से, इंटेलेक्चुअली। गोल सेटिंग जो होता है ये आपका कॉग्निटिव अप्रोच होता है। आप दिमाग से इसको प्लान करते हो, आप सोचते हो कि आपको किस चीज को अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, उसके लिए पूरा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पूरा डिजाइन बनाते हो। आपने पीरियडाइजेशन इसमें पढ़ा होगा, आपने साइकिल्स इसमें पढ़ी होंगी। उन सब चीजों को देखते हो, साइकोलॉजिकली क्या क्या आपको चीजें डेवलप करनी है, हेल्थ के बारे में सोचते हो, न्यूट्रिशन के बारे में सोचते हो, और आप एक प्लान बनाते हो जो कि कॉग्निटिवली आपका बनता है। ठीक है। पेडागोजिकल क्यों नहीं होगा, पेडागोजिकल बेसिकली क्या होता है, एक टीचिंग प्रोसेस होता है। तो देखो आपको कोई गोल सेटिंग सिखा नहीं सकता है, कोई आपके गोल्स आपके लिए बना नहीं सकता, तो पेडागोजिकल नहीं होगा। सोशल, ये तो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। फैसिलिटेशन, कोई भी आपकी मदद करने इसमें नहीं आता। ये गोल सेटिंग आपको कॉग्निटिवली अपने दिमाग से खुद ही बनाना पड़ता है। ठीक है। चलो, Which functional fitness component for senior citizens is determined in the test shown below? तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान देख लो, सीनियर सिटीजन की बात है तो ये कौन सा टेस्ट है, ये आपका रिकली एंड जोन्स टेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, रिकली एंड जोन्स टेस्ट की आपकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2025 में सेम रिकली एंड जोन्स का क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो बहुत चांसेस है कि फिर से रिकली एंड जोन्स का आएगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल आपके 6 टेस्ट होते हैं, तो इमेजेस बहुत सारी मिलती हैं। एक बार मैं आपको फटाफट इमेजेस जो है वो दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, ये देखो, ये आपका एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप है। ठीक है, यही मैं आपको दिखा रहा था। ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो ना, ये आपका जो बना हुआ है, ये आपका पार्शियल कर्ल अप्स है। ये देखो, ये आ गया आपका रिकली एंड जोन्स टेस्ट। ठीक है, फटाफट हम इसको देख लेते हैं। इसका वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो है लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हमारी जो हैमस्ट्रिंग्स होती है ना, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग यहाँ पे जज करते हैं। ठीक है, अब देखो फटाफट इस चीज को देख लो। ये फिर गायब हो गए, कहाँ गए अंकल? अंकल अंकल कहाँ गए अंकल? अरे हैं, अभी मैंने खोला था ना, ये मैंने अभी खोला था ना टेस्ट आपका। हाँ, ये है ना। देखो, इसमें आपके 6 टेस्ट होते हैं। सबसे पहला चेयर स्टैंड टेस्ट। ये इमेज देख लो, चेयर पे उठना बैठना होता है। अब ये डिटेल वीडियो देख लेना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये आपकी लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है एक टेस्ट। ठीक है, ये आपका देखो जिसमें हम डंबल से अपना एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कर रहे हैं, ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है। ये लोअर बॉडी स्ट्रेंथ था, पैर की स्ट्रेंथ के लिए, ये अपर बॉडी है। ये हमारा जो क्वेश्चन आया हुआ है, इमेज देखो यहाँ पे लगी हुई है आपके बुक की, ये आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, जो कि आपकी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देखो बैक स्क्रैच टेस्ट होता है। ठीक है, फिर ये आपका एजिलिटी के लिए, स्पीड के लिए और बैलेंस के लिए ये आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट है। और फिर लास्ट में एंड्योरेंस के लिए ये वाला आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट एरोबिक एंड्योरेंस के लिए होता है। ठीक है, तो ये 6 टेस्ट हैं रिकली एंड जोन्स के। इस वीडियो को जरूर देख लेना ताकि आपको सारे टेस्ट अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, चलो सेक्शन 1 खत्म होता है यहीं पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी में तो हमारा क्या था, बैक स्क्रैच था। ठीक है, तो ये तो इसमें नहीं आएगा। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए क्या था, वो डंबल वाला था ना, आर्म कर्ल टेस्ट था, है ना, अगर मैं नाम से लिख रहा हूँ तो देखो ये सब रिकली एंड जोन्स वाले ही हैं, तो ये जरूरी आपको है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलो सेक्शन बी शुरू करते हैं, फटाफट आंसर्स देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। डिस्क्राइब द सेकंड क्लास लीवर विद सूटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो क्लास लीवर या बॉडी लीवर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से बात करी थी, और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी इनको याद करने की, कि लीवर्स को कैसे याद करना है। तो सेकंड क्लास लीवर क्या होता है, जिसमें आपका जो लोड होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, हैविंग द लोड एंड फलक्रम जो आपका होता है वो हाँ नहीं, लोड सेंटर में होता है ना, हम सेकंड क्लास लीवर की बात करें ना, तो बाय हैविंग द लोड एंड एफर्ट पोजीशंस बिटवीन द फलक्रम एंड द एफर्ट। ठीक है, तो लोड जो होता है वो आपका बीच में होता है, और फलक्रम एंड एफर्ट जो होता है वो आपके साइडवर्ड्स होते हैं। अब देखो, इसको याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, और मैं आपको इस इमेज से दिखाता हूं जो ट्रिक थी। और सेम क्वेश्चन आपका जो है वो 2025 में भी आया है इससे रिलेटेड, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस आपको याद क्या करना है, फ्ली, FLE, है ना। क्या होता है ये FLE?
एफ से आपका हो गया फल्क्रम, एल से हो गया लोड और ई से हो गया एफर्ट। ठीक है, अब अगर आप इनको वर्टिकली लिख लोगे तो इनका मतलब है कि ये आपके सेंटर पोजीशन है लीवर के। तो क्लास 1 लीवर की जब हम बात करेंगे तो सेंटर में फल्क्रम है, क्लास 2 की बात करते हैं तो सेंटर में लोड है, और क्लास 3 की जब हम बात करते हैं तो सेंटर में एफर्ट है। और इनके साइडवर्ड्स क्या हो गया, एक तरफ लोड कर दो, एक तरफ एफर्ट कर दो। अब सेंटर में लोड है तो एक तरफ फल्क्रम हो जाएगा, एक तरफ एफर्ट हो जाएगा। अब बीच में एफर्ट है तो एक तरफ फल्क्रम हो जाएगा, एक तरफ लोड हो जाएगा। ठीक है, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भाई ये क्या होता है, तो हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है लीवर्स को। मैंने आपको एडिशनल एग्जांपल्स और अपने बैचलर्स और मास्टर्स के एक्सपीरियंस से भी कुछ चीजें बताई हैं, तो आप उसको देख के पढ़ लेना कि किस तरीके से हमारे बॉडी मूवमेंट्स को बताते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड क्लास लीवर की बात हो रही है, तो ये आपका सेकंड क्लास लीवर है जहां पे लोड सेंटर में है और इधर एफर्ट है और ये आपका फल्क्रम है। ठीक है, आंसर देख लो, अ सेकंड क्लास लीवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग अ लोड एंड एफर्ट पोजीशंस बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। ठीक है, ये एफर्ट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, लोड पोजीशन बिटवीन होगा। द अरेंजमेंट अलाउज द यूजर टू जनरेट अ मैकेनिकल एडवांटेज, मीनिंग यू कैन मूव अ हैवियर लोड विद द लेस एफर्ट। फॉर एग्जांपल द एंकल जॉइंट इज जेन्युइन सेकंड लंबर नहीं लीवर, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ठीक है, नोट्स में आप समझ जाना इसको। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमें यहाँ पे मिलता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है इस पूरे वीडियो में, अभी बहुत लंबा हो जाएगा तो आप इसको जरूर देख लेना। और नीचे आपके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे, मैंने स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल्स हो गए और भी एग्जाम्पल्स दिए थे, तो आप इनको देख लेना। ठीक है, तो सेकंड क्लास लीवर आई होप आप समझ जाओगे। अब क्योंकि सेकंड क्लास पूछा है तो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड कोई भी आपको अगले एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, एंड दिस 4 आइटम्स ऑफ जॉनसन मैथनी टेस्ट। तो जॉनसन मैथनी टेस्ट के जो 4 आपके होते हैं, एक फ्रंट रोल होता है, एक बैक रोल होता है, जंपिंग हाफ टर्न्स होता है और जंपिंग फुल टर्न्स होते हैं। बहुत सिंपल सा ये है। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें नहीं था, ये आप याद कर लोगे टेस्ट वाले चैप्टर से। फिर मेनार्क की बात करते हैं। मेनार्क क्या होता है, तो ये फीमेल से रिलेटेड होता है। मेनार्क इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अ गर्ल्स लाइफ। आप इन क्वेश्चंस को पॉइंट्स में भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। इट सिग्निफाइज द ऑनसेट ऑफ हर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को क्या बोलते हैं एमसीक्यूज में, तो मिनार्क इसको बोला जाता है। ठीक है, दिस इवेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड इंडिकेट्स दैट आवर बॉडी इज नाउ केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मिनार्क टिपिकली अकर्स बिटवीन 11 एंड 14, दो सम वेरिएशन कैन ऑकर। थोड़ा बहुत ये आगे पीछे हो सकता है। मिनार्क की भी जब आप पढ़ोगे तो बहुत टाइप की ये इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभी डिले हो जाता है, कभी कभी मंथली डिले हो जाता है, या फिर कभी कभी उससे ज्यादा डिले होता है, या फिर अनएक्सपेक्टेड डेज पे ये होने लगता है, तो उसके भी अलग अलग होते हैं टॉपिक्स, वो सब आप बाद में पढ़ोगे। बट अभी मिनार्क का जो मतलब है आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, एंड लिस्ट 4 आसन्स दोज हेल्प टू कंट्रोल आस्थमा। तो 4 आसन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब ये देखो मैंने जो इमेज यहाँ पे लगाई थी, ये हर टॉपिक के जो भी आसन्स होते हैं, जैसे आस्थमा के मैंने लगाया था, और आपके जितने भी टॉपिक्स हैं, आस्थमा है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, तो उनके मैंने ऐसी टेबल बना दी और इसमें जितने भी आसन्स होते हैं वो आप यहाँ से पढ़ के लिख सकते हो, जो भी सिंपल से हैं। और बहुत सारे आसन्स तो ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आप उनके नाम याद कर लो ताकि आप आराम से फिर उनको यूज कर पाओ। ठीक है, चलो, तो आप इनमें से 4 कोई भी आसन यहाँ पे लिख सकते थे। और जो कॉमन वाले वो भी मैंने आपको बहुत बार, जो कंप्लीट वीडियोस है ना डिस्क्रिप्शन और या फिर आपके टॉपिक वाली, जिसको मैंने डिटेल में आपसे बात करी है, उसमें जो कॉमन वाले वो भी मैंने आपको बताया। तो आप कुछ कॉमन याद कर लो ताकि अगर वो पूछे तो कोई से भी लिख देना। अब आपको थोड़ा ना इसमें पूछा जा रहा है कि ये 4 तुमने क्यों लिख दिया, ऐसे थोड़ा ना एग्जामिनर बोलेगा कि ये 4 क्यों लिख दिए, ये तो हाइपरटेंशन में भी होते हैं, आस्थमा में क्यों लिख दिए तुमने। भाई होते हैं तो होते हैं, हम क्या करें, है ना। तो आराम से लिखो टेंशन फ्री होके। राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या हो सकता है, ये वो लोग हो सकते हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी है या फिर कोई इश्यू है ना, तो ये वो होते हैं। अब 2 एडवांटेज लिखने हैं कि फिजिकल एक्टिविटी से इन बच्चों को क्या फायदा होता है जिनको स्पेशल नीड्स होती हैं। तो दे डेवलप सोशल बिहेवियर। अब जब आप इन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को, यानी कि हो सकता है किसी को मानसिक इश्यू हो, किसी को कोई शारीरिक इश्यू हो, जब आप इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाओगे तो क्या होगा, वो सोशली डेवलप करेंगे, है ना। अगर आप इन बच्चों को एक अलग से स्कूल बना दोगे और ऐसे 15-20 बच्चों को एक साथ बैठा दोगे तो भाई सब दुखी रहेंगे कि तुमको ये दिक्कत है, मुझको ये दिक्कत है, हमें तो अलग से ट्रीट किया जाता है, हम नॉर्मल बच्चों जैसे नहीं है। लेकिन वहीं आप इनको अगर नॉर्मल बच्चों के साथ बैठाओगे तो क्या होगा भाई, ये इनको लगेगा कि हम भी नॉर्मल बच्चे हैं, हमें थोड़ी सी हो सकता है प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यूज हो, लेकिन हमें भी नॉर्मल तरीके से सोसाइटी ट्रीट करती है। ठीक है, और सेकंड है दे इंप्रूव मसल कोऑर्डिनेशन। तो अब गेम्स वगैरह खेलेंगे नॉर्मल बच्चों के साथ तो मसल कोऑर्डिनेशन भी उनका बेटर होगा, सोशली वो बेटर होंगे, इमोशनली वो बेटर होंगे, नॉलेज उनकी बेहतर होगी, है ना, वो सेल्फ एफिशिएंट बनेंगे,
कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ेगा, तो बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटी के आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलो मेंशन एनी टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। तो फ्रिक्शन की हम बात कर लेते हैं। घर्षण यहाँ पे बात है, बायोमैकेनिक्स वाले चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, दो आपके डायनेमिक फ्रिक्शन के पार्ट हो गए। अ बास्केटबॉल प्लेयर रिलाइज ऑन स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन देयर क्लीट्स एंड द ग्राउंड टू जनरेट इनफ फोर्स टू पुश ऑफ एंड थ्रो अ फास्ट बॉल। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का सीधे से मतलब होता है जब कोई चीज स्लाइड कर रही होती है और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन या फिर जो घर्षण लग रहा है वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, ये बॉक्स रखा हुआ है, आप इस बॉक्स को खींचोगे तो फ्रिक्शन इसको अगर आप इस डायरेक्शन में खींच रहे हो तो फ्रिक्शन इसको इस डायरेक्शन में करेगा। अब क्योंकि आप इसको स्लाइड कर रहे हो तो इसके ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट हो रही है। रोलिंग फ्रिक्शन, बॉल हो गई, व्हील्स हो गए, फुटबॉल हो गई, कोई भी बॉल हो गई, जब वो रोल कर रही है धीरे धीरे जमीन पे और एक टाइम पे जाकर रुक जाएगी तो उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है। अब बास्केटबॉल रोलिंग डाउन द कोर्ट, या फिर फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल जो है उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, चलो सेक्शन सी पे आ गए, फटाफट देखते हैं। Mr. X performs the Harvard step test for 275 seconds and his pulse in 1 to 1.5 minute after exercise was 100. ठीक है, write the formula of fitness index score for Harvard test and calculate the fitness index score of Mr. X. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो होता है ये आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के लिए होता है, आपको याद होगा। हम सेम क्वेश्चन और ऐसा ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से फॉर्मूला लिखने को आया था या फिर आई थिंक सॉल्व करने को आया था 2025 वाले पेपर में भी है, उसको भी हमने सॉल्व किया तो देख लेना। ठीक है, एक बेंच होती है आपकी, इस पे आपको 1 मिनट के अंदर 30 बार ऊपर नीचे करना होता है और इस टेस्ट की जो लिमिट होती है वो 5 मिनट तक की होती है कि आपको 5 मिनट तक ये करना होता है। यानी कि 1 मिनट में 30 बार कर रहे हो तो 150 बार आपको इस पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करना होता है, ऊपर नीचे वाली को। ठीक है, अब इसको जब कर लिया जाता है तो क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर है तो आपके पल्स को काउंट करके आपका एंड्योरेंस को पता लगाया जाता है कि आपका एंड्योरेंस कैसा है। तो इसमें जो काउंटिंग होती है, देखो जैसे यहाँ पे सिर्फ 1 to 1.5 लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअली में जैसे ही आपका टेस्ट खत्म होता है, मानो यहाँ पे आपका टेस्ट खत्म हुआ तो यहाँ से लेके 1 मिनट तक आपको चुपचाप बैठा दिया जाता है कि आप शांति से बैठो। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होता है तो 1 मिनट से लेके 1 मिनट से लेके आपका 130 मिनट्स तक, यानी कि 1.5 मिनट तक 30 सेकंड के लिए आपकी पल्स को काउंट किया जाता है। उसके बाद फिर से आपको 30 सेकंड का रेस्ट देंगे। जैसे ही 2 मिनट हो जाएंगे फिर 2 मिनट से लेके आपको 2.5 मिनट, यानी कि फिर से 30 सेकंड की आपकी पल्स ली जाती है। फिर से आपको रेस्ट दिया जाएगा, कब तक? 3 मिनट तक। और फिर फाइनली एक बार आपकी और पल्स ली जाएगी जो कि 3 मिनट से लेके 3.5 मिनट तक की होगी और फिर आपको फ्री कर दिया जाता है। यानी कि 3 बार आपकी पल्स ली जाती है, 1 मिनट से लेके 1.5 मिनट, 2 से लेके 2.5 मिनट और 3 से लेके 3.5 मिनट। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बार दिया तो हम फॉर्मूला में सिर्फ एक बार यूज करेंगे। फॉर्मूला देखो बहुत सिंपल सा है, आराम से याद हो जाएगा। 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड्स, जितनी देर तक आपने टेस्ट किया था, अगर नॉर्मली पूरा टेस्ट किया तो ये 300 हो जाएगा, नहीं तो देखो यहाँ मेंशन है 275, तो हमको क्या करना है, बस 100 इंटू 275 कर देना है, ये 100 कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट रिकवरी पीरियड। अब अगर आपने तीनों मिनट की रिकवरी पीरियड की हार्ट बीट ली होती है ना, जैसे कि मानो कि 70 आई, फिर आपकी 60 आई, फिर आपकी 40 आई, तो इन तीनों को हम फटाफट ऐड कर लेते हैं, 170 आ जाती है और हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 170। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक के लिए जो कि 100 आई थी, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 100 हम इसको यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक हार्ट बीट की रीडिंग यहाँ पे दी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे 137.5 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका जो स्कोर है ये 90 से अबव है तो आपकी जो कंडीशन है वो एक्सेलेंट, आपकी कंडीशन सॉल्व होगी। 2025 वाले में आपसे इसका इंडेक्स भी पूरा पूछा था ना, तो वो इंडेक्स भी देख लेना ताकि आपको अगर वो पूछा जाए तो वो भी आप लिख सको। बहुत सिंपल सा होता है, सिर्फ आपके एक रेंज दी होती है कि कितने से कितना रेंज तक आएगा तो आपको कितना आपको मार्क्स मिलेंगे या फिर आपकी कंडीशन कैसी। चलो, कमेंट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मैंने आपको इसमें एडिशनल चीजें बताई हैं ताकि अगर ये और ज्यादा डिटेल में लिखने को आए तो आप उसमें एडिशनल चीजें भी लिख सकते हो। ठीक है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स हु पोजेस नेचुरल एबिलिटीज और क्वालिटीज दैट सजेस्ट दे कुड एक्सेल इन अ पर्टिकुलर फील्ड। आपने स्कूल में चले गए या फिर आप किसी ग्राउंड में चले गए, वहां पे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, आपने सारे बच्चों को देखा और आपको 1-2 बच्चे देखे हैं जो फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो आपने एक अंदाजा लगा लिया या फिर आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बच्चे नेचुरली फुटबॉल में इतना अच्छा खेल रहे हैं, तो अगर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो फिर ये कितना अच्छा खेलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहाँ आएगा, ये आपका टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के अंदर ऐड होगा। आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी एक पहले प्रोसेस और होता है जो कि मैंने डिटेल वीडियो में आपको बताया, ताकि अगर लंबा आंसर लिखने को है तो आप उसको भी ऐड करके लिख देना, जो कि बड़ा
एकदम आपके आंसर ऐसे हो जाएंगे कि कोई टीचर देखेगा ना तो एकदम फ्लैट हो जाएगा आपके ऊपर कि भाई ये तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं तो आज भी पढ़ता हूँ और ये बच्चे को अभी से पता है कहाँ से पढ़ के आ रहा है, तो बढ़िया मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, फिर है टैलेंट डेवलपमेंट। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल्स विद द नेसेसरी ट्रेनिंग, यानी कि जो आपने टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लिया आप उसको डेवलप करना शुरू कर दोगे, तो उसको रिसोर्सेज दोगे, गाइडेंस दोगे ताकि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज को बेहतर कर सके। ठीक है, तो ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट थे। 27 क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी टू कमिटीज ड्यूरिंग स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। तो बहुत सारी कमिटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजिंग हो गई, कंट्रोलिंग हो गई, कमिटीज आपकी बहुत सारी हो सकती हैं, प्लानिंग कमेटी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, अदरवाइज और भी बहुत सारी कमिटीज होती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इट इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सनल टू अचीव द गोल्स एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिंग फंक्शंस। तो जो प्लानिंग में हमने चीजें डिसाइड करी है, ऑर्गेनाइजिंग में उस चीज को इंप्लीमेंट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, फिर कंट्रोलिंग कर दो। It is responsible for maintaining performance standards, measuring actual performance, comparing it to particulars, analyzing deviations and taking correct measures. इसमें स्टाफिंग और ज्यादा इजी हो जाता है अगर आप स्टाफिंग लिख देते हैं। तो स्पोर्ट्स कंपटीशन के हिसाब से देखो, आप स्टाफिंग में लिख सकते हो कि भाई आपने ऑफिशियल्स को हायर किया, हर गेम के हिसाब से जो बेस्ट ऑफिशियल्स थे आपने उनको हायर कर लिया, आपने वॉलंटियर्स हायर कर लिए जो लोकल स्कूल से या कॉलेजेस से आपने ले लिया, फिर अकेडमी से ले लिए जो कि आपको हेल्प कर रहे हैं, है ना। आपने और जो चीफ रेफरीज होते हैं जो कि इवेंट कंडक्ट कराएंगे, आपने उनको हायर कर लिया। तो स्टाफिंग का भी बड़ा अच्छा सा हो सकता है कि आप एक प्रोसेस से और सही तरीके से सही लोगों को अपने इवेंट के लिए हायर करेंगे। ठीक है, चलो 28 वाला देख लेते हैं। Explain the procedure and benefits of any one आसन for back pain. Back pain and arthritis can be, कोई भी एक आसन कर सकते हो बैक पेन के लिए, है ना। तो बैक पेन के लिए देखो हम बहुत सारे आसन मैंने आपको बता के रखे हैं, जो पूरी लिस्ट बनाई है टेबल में, नोट्स में आपको मिल जाएगी। तो वहां पे बड़े आराम से आप कोई भी एक आसन ले लो, उसके बारे में आप लिख सकते हो। अर्धचक्र आसन, हाफ व्हील पोज, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही कॉमन सा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कैसे एक व्हील बनाया जाता है, और उसका आपको पूरा यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो लिख देने। ठीक है, स्टेप्स के लिए देखो मैंने आपको बताया, बेनिफिट्स भी लिख देना। स्टेप्स के लिए मैंने आपको एक चीज बताई है, मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपके लिए कोई ट्रिक्स वाले वीडियोस बना लूं ताकि आपको कुछ बेसिक एटलीस्ट आसन तो पता हो जाए, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई अपनी मन से कोई भी आसन लिख दो तो आप उनके प्रोसीजर्स लिख सको। नहीं तो मैंने एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताया कि अर्धचक्रासन अगर सीखना है ना, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, रोज उसको करना शुरू कर दो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ बेनिफिट्स इसके लिखे हुए हैं जो हमारे पास नोट्स हैं। जैसे कि अगर मैं उस नोट्स को खोलूं, अगर वापस से खुल जाए, जैसे ये वाला है ना, इसमें अर्धचक्रासन, आई थिंक आस्थमा में तो नहीं होगा अर्धचक्रासन, है ना। तो इसमें देखो सारे स्टेप्स वगैरह सब दिए हुए हैं, तो आप इनको रीड कर लेना, इजी लैंग्वेज में दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी मैंने इनको कराते कराते समझाया भी आपको है कि आप इनको कैसे समझ के भी इनको लिख सकते हो, इमेजेस देख के या फिर इमेजेस को याद करके। ठीक है, तो वो देख लेना एक बार। राइट शॉर्ट नोट ऑन फीमेल एथलीट ट्रायड, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। तो फीमेल एथलीट ट्रायड के अंदर क्या होता है, 3 हेल्थ कंडीशंस आती हैं फीमेल के अंदर, एक ऑस्टियोपोरोसिस, एक एमेनोरिया और एक ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों से रिलेटेड है, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एमेनोरिया हमने ऊपर अभी देखा था, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन वाला। और ईटिंग डिसऑर्डर जब आप सही तरीके से खाते पीते नहीं हो। जनरली सीन इन टीनेज और अडल्ट फीमेल्स एथलीट्स हु aren't मीटिंग देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स थ्रू अ सफिशिएंटली बैलेंस्ड डाइट एंड ट्रेनिंग। तो सही ट्रेनिंग या फिर सही डाइट की वजह से या नहीं लेने की वजह से आपको इश्यूज हो सकते हैं। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस सिवियरली। इफ एन एथलीट इज सफरिंग फ्रॉम वन एलिमेंट ऑफ ट्रायड, इट इज लाइकली दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम द अदर 2 एलिमेंट ऑल्सो। देखो ये एक फैक्ट है कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर में से अगर आपको एक भी इश्यू है, कोई एक भी अगर आपको हेल्थ कंडीशन है, तो उसकी वजह से दूसरी हेल्थ कंडीशंस जो है, यानी कि दूसरी और तीसरी जो है, वो भी आपको अफेक्ट हो सकती है और वो भी आपकी खराब हो सकती है। ठीक है, इट इज लाइक ये हो गया फोकस ऑन लीनेस और लो बॉडी वेट। ठीक है, देयरफॉर दे ईट लेस। फीमेल एथलीट के साथ क्या होता है कि भाई वो लोग वेट अपना कम रखना चाहते हैं, या जीरो फिगर वाली जो बात होती है कभी कभी कि भाई आपको मेंटेन करना है अपने फिगर को, तो वो कम खाते हैं उसकी वजह से, जिसकी वजह से उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे इश्यूज हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और एमेनोरिया वाला इशू भी उनको हो सकता है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। दे ईट लेस एंड टेक अ फैट फ्री डाइट बट देयर बॉडी देन लैक्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स वो नहीं कंज्यूम कर पाते हैं। ठीक है, The effect of less energy intake is seriously illness of many types. The symptoms include low body temperature, low weight loss, cold and hands and feet, low heart rate, blood pressure, यानी कि बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो आपको धीरे धीरे होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या था, फीमेल एथलीट ट्रायड था, इसको अच्छे से पढ़ा था हमने, इसको वीडियो में अच्छे से समझाया, वहां जाके एक बार जरूर देख लेना। ठीक है,
चलो, डिस्क्राइब एनी 3 फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। एजिंग क्या होता है? उम्र में बढ़ना, ठीक है, जब आपकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है तो क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। 3 आपको बताने हैं। सबसे पहले मसल साइज एंड स्ट्रेंथ। तो भाई जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपका जो मसल साइज होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। वो बात अलग है कि आप ट्रेन कर रहे हो, या फिर आपको कुछ एथलीट्स पता होंगे वर्ल्ड वाइड जो कि बूढ़े होने के बाद भी बहुत मस्कुलर दिखते हैं, तो उनका कंडीशन अलग है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग करी होती है। बट नॉर्मल कंडीशन में साइज और स्ट्रेंथ जो होता है वो आपका धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। इट इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज वेल एज डिक्लाइन इन नंबर एंड साइज ऑफ मसल फाइबर्स। तो जो हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं, तो इसकी वजह से जो मसल साइज और स्ट्रेंथ है वो आपका कम होगा। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो लंग्स है और हमारा जो विंड पाइप होता है, जो हमारा एक रास्ता है हवा के निकलने का, तो वो जितने भी हमारी मसल्स हैं उसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है ना, वो इलास्टिक नहीं रह जाती, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती, जिसकी वजह से एयर बहुत अच्छी तरीके से मोड़ तोड़ के लंग्स में नहीं पहुंच पाती है, फिर लंग्स से बाहर नहीं निकल पाती। जब आप अच्छी एज में होते हो, यंग होते हो, तो हमारी जितने भी मसल्स होती है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, आराम से एयर अपनी जगह बना के अंदर जा सकती है, आराम से एयर बाहर आ सकती है। लेकिन जब आप बूढ़े होते हो तो यही आपकी जो आपके मसल्स होती हैं थोड़ी सी रिजिड होने लगती हैं, जिसकी वजह से एयर को सही से जगह नहीं मिलती। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इश्यूज भी होते हैं, और फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स के इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। जनरली हमारा जो हार्ट का साइज होता है वो स्लो हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाएगा। हमने बात करी थी कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो एलडीएल होता है ना। ये 2025 वाले पेपर में आया था, आप इसको एक बार जरूर देख लेना, उस वीडियो को भी देख लेना। तो जनरली इसकी वजह से आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि जो आपका हार्ट का जो काम होता है ब्लड को अपने अंदर लेना, उसको ऑक्सीजनेट करवाना लंग से, और फिर हार्ट में वापस आके पूरी बॉडी में फ्लो करना, बॉडी में फैलाना, जहां जरूरत है वहां भेजना, तो ये भी आपका धीरे धीरे स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को हार्ट के जो इश्यूज होते हैं वो लेटर ऑन स्टेजेस में होते हैं, ठीक है। चलो, सेक्शन डी पे आ गए। एक सर्वे, अ सर्वे इज एन इंक्लूसिव स्कूल सेटअप फाउंड दैट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द पार्टिसिपेशन ऑफ नॉर्मल एंड स्पेशल चाइल्ड ड्यूरिंग एनुअल स्पोर्ट्स मीट। स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली। तो आपको ये टेबल स्टडी करनी है और इससे आपको आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या पूछे थे। एज पर द अबव टेबल इन डैश इवेंट देयर इज नो पार्टिसिपेंट ऑफ स्पेशल चाइल्ड। अच्छा, तो ये नॉर्मल चाइल्ड दिए 150 है, स्पेशल चाइल्ड दिए 10 है। एक मिनट में क्वेश्चन देखूं जरा क्या है। जीरो क्या एज पर द डैश इवेंट। अच्छा, कितने इवेंट्स में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, तो एक में है ना 400 मीटर, यानी कि एक इवेंट में पार्टिसिपेशन नहीं था, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 1। तो ये तो बस टेबल को स्टडी करना था और कुछ नहीं। नाम पूछता तो ऊपर हम नाम भी लिख सकते थे। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस नोन एज, इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिविटी, ठीक है। ये आपका टॉपिक भी है, इंक्लूसिवनेस भी बोलते हैं, इंक्लूसिविटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जब हम डिसेबिलिटी वाले लोगों को रेगुलर फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में डालते हैं तो ये आपका इंक्लूसिविटी कहलाता है। एनलिस्ट एनी 2 स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो देखो ये वही बात आ गई चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वाली। प्रिपेयर टीचर्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद ट्रेनिंग टू टीच CWSN स्पेशली इन रूरल एरियाज। तो टीचर्स को हमें सिखाने की जरूरत है। जनरली क्या होता है, स्कूल्स में टीचर्स को नहीं पता होता है कि स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस को कैसे ट्रीट करना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनको क्या क्या एक्टिविटीज करानी है। तो ऐसे चिल्ड्रन को ट्रीट करने के लिए या फिर पढ़ाने के लिए या फिर फिजिकल एक्टिविटीज कराने के लिए हमें पहले टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इनकरेज these children to improve their skills and recognize their talents, capabilities and abilities। तो इन बच्चों को प्रोत्साहित करो, उनको इनकरेज करो कि भाई आपकी जो अच्छी स्किल्स हैं वो हमें दिखाओ, आप खुद को आइडेंटिफाई करो, हमें दिखाओ, ताकि टीचर एज अ टीचर हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें और आप उस फील्ड में आगे जाके और अच्छा काम कर पाओ, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। द मोटो ऑफ स्पेशल ओलंपिक इज, तो ये देखो आपके जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं उसका मोटो है दैट इज लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी ब्रेव इन द अटेम्प्ट। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि मुझे जीतने दो, ठीक है, अगर मैं नहीं जीत पाता हूं तो मुझे अटेम्प्ट करने के लिए बहादुर बनने दो, ठीक है। मुझे अटेम्प्ट को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, पार्टिसिपेशन टाइप ऑफ कुछ वर्ड हम यूज कर सकते हैं। अटेम्प्ट भागीदारी बोल सकते हैं कि मुझे भागीदारी करके समझदार बनने दो, ठीक है। तो ऐसे आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी याद कर सकते हो। बाकी ये आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये मोटो है, ठीक है। और में क्वेश्चन आया था द मोटो ऑफ पैरालंपिक इज स्पिरिट इन मोशन, तो ये हमने ऊपर देख लिया था, ठीक है। चलो, ये इमेज वाला क्वेश्चन आपका एक और है, बोन्स का है। Which type of fracture you see in image 1? तो image 1 में कौन सा आपको फ्रैक्चर दिख रहा है? When a bone breaks diagonally as shown in image 1, it is known as, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। ये जो आपका फ्रैक्चर है ये मैं आपको इमेज से फटाफट समझाता हूं। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। देखने दो मुझे, ये रहा, ठीक है।
ये हमने इन सारे फ्रैक्चर्स को अच्छे से डिस्कस किया है, जो आपके लिए फ्री क्लासेस अपलोडेड है यूट्यूब पे, तो देख लेना। ये आपका क्या है, ये देखो, ये है आपका ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दिख रहा है, तो ये आपका है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्रांसवर्स, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हेन अ ब्रोक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, व्हेन अ बोन ब्रेक्स डायगनली एज शोन इन इमेज 2 इट इज नोन एज। तो ये जो आपको डायगनली ब्रेक दिख रहा है ना बोन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओब्लिक, ठीक है। ये आपका हो गया ओब्लिक। अभी मैं इमेज भी दिखाता हूं। डैश फ्रैक्चर अकर्स व्हेन द ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ द इंजरी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंपैक्टेड। अभी मैं दोनों के इमेजेस दिखा के आपको अच्छे से समझाता हूं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। इन विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर बोन इज ब्रोकन, स्प्लिंटेड और क्रस्ड इनटू नंबर ऑफ पीसेस। ऐसा कौन सा फ्रैक्चर होता है इसमें बोन के बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्बिनेटेड, कॉम्बिनर्ड या फिर कॉम्बिनेटेड भी आप इसको बोल सकते हो। अब देखो इमेज में आपको दिखाता हूं फटाफट, इमेज गायब हो गई, ये देख, ठीक है। तो हमने एक ओब्लिक देखा था, ये देखो, ये डायगोनल कट आपको दिख रहा है। तो कभी भी आपके बोन में ऐसा डायगोनल फ्रैक्चर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक बोलेंगे, ठीक है। ये देखो, ये टुकड़े टुकड़े हो गए बोन के दिख रहे हैं, तो इसको हम कॉम्बिनेड या फिर कॉम्बिनेटेड बोलेंगे। और एक हमने कौन सा देखा था, यही थे ना बस। और ट्रांसवर्स वाला तो मैंने आपको बता दिया था। अच्छा, इंपैक्टेड देखा था, इंपैक्टेड वाला देखो, इंपैक्टेड यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है। देखो इंपैक्टेड में क्या होता है, बीच में ब्रेक आता है, लेकिन कैसे आता है, जब आपकी एक ही बोन को ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से इंपैक्ट मिला हो और उसकी वजह से बीच में ब्रेक हो गया हो, तो फिर ये आपका इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाता है, ठीक है। यानी कि अगर ये पेन है, अगर मैं इसको दोनों साइड से ऐसे फोर्स करूं तो क्या होगा, इसके बीच में ब्रेक आ जाएगा, तो ये इंपैक्टेड फ्रैक्चर कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो एक इमेज यहाँ पे और बनी हुई है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बेंड है ये, है ना। और बोन बेंड किस कंडीशन में होती है, तो ये आपका एक होमवर्क है, हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, और इसका जो आंसर है ना वो इनमें से ही किसी में भी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना ताकि आपको सारे फ्रैक्चर्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, फिक्सचर वाला क्वेश्चन हर साल आता है, हर पेपर में आता है, फिक्सचर्स तो भाई पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो स्टडी करना है इस फिक्सचर को, अभी करते हैं। अकॉर्डिंग टू अबव फिक्सचर टोटल नंबर ऑफ राउंड्स विल बी। तो राउंड्स निकालने का, नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। 22 निकालने के लिए हम लोग 2 की पावर यूज करते हैं, हमें बस 2 की पावर को यूज कर लेना है और हमारे जो 22 हैं, सॉरी जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। वैसे देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, इस इमेज को देख लो, ये जितने भी सारे मैचेस दिख रहे हैं ये राउंड 1 के हैं। अभी मैं सही तरीका भी बताता हूँ, ये शॉर्टकट है, ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें सरदर्द लगाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये राउंड 2 हो गया, ये राउंड 3 हो गया, और ये फाइनल्स राउंड 4 हो गया। 4 राउंड आपके होंगे। अब इसको साइंटिफिक तरीके से या फिर मेथड से जो आपके फॉर्मूला है उसको यूज कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे 2 की पावर देख लेते हैं कि बाई निकालने के लिए कौन सी 2 की पावर हम यूज कर रहे हैं, या फिर हमारी जो नंबर ऑफ टीम्स है वो किस 2 की पावर, मतलब उसके नेक्स्ट 2 की पावर कौन सी है। जैसे कि अभी समझो इसमें टोटल कितनी टीम्स है, 15 टीम्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूं तो 15 के बाद नेक्स्ट 2 की पावर कौन सी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी हो गई इसकी 16 वैल्यू हो गई। तो 15 के बाद यानी कि जो नंबर ऑफ टीम्स है इसके बाद जो नेक्स्ट 2 की वैल्यू आ रही थी, 2 की पावर जो आ रही थी दैट इज 16, और 2 को किसने से हमने मल्टीप्लाई किया, पावर कितने की हो गई 4 की, तो 1 2 3 4, और राउंड्स देखो 1 2 3 4, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं, मानो कि टीम्स हैं आपकी 7 टीम्स हैं, ठीक है, 7 टीम्स हैं। अब अगर 7 टीम्स में आपको राउंड निकालना है तो इसके नेक्स्ट 2 की पावर कौन सी आती है, 8 आती है, हमें पता है कैसे आएगी, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना है 1 2 3। तो 7 टीम के केस में आपके जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे वो 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये अगर जस्ट 8 हो जाता तो भी 3 रहते राउंड्स, अगर ये 9 हो जाता तो फिर इस कंडीशन में आपके वापस 4 राउंड्स हो जाते, क्योंकि 9 के बाद जो 2 की पावर आती वो 16 आ जाती, 8 तो पीछे निकल जाता, तो आपके 4 राउंड्स इस कंडीशन में भी होते, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, फटाफट, बाकी तो आप इमेज देख के भी सॉल्व कर सकते हो। एज शोन इन द फिक्सचर इफ द विनर टीम प्लेज लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस देन विच नंबर ऑफ टीम इज द विनर। देखो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ इस इमेज को देख के पहचान के आप आंसर कर सकते हो। इसमें आपसे कहा है कि जो टीम विनर हुई है अगर उसने सबसे कम मैचेस खेले हैं इस पूरे नॉकआउट फिक्सचर में, तो वो कौन सी टीम है। देखो पहले राउंड में चेक करना है, 1 और 2 मैच खेल रहे हैं, नहीं हो सकता 3 4 खेल रहे हैं, 5 6 खेल रहे हैं, 7 8 खेल रहे हैं, 9 10 खेल रहे हैं, 11 12 खेल रहे हैं, 13 14 खेल रहे हैं। सिर्फ एक 15th नंबर ऑफ टीम है जिसने पहले राउंड में मैच नहीं खेला है, तो ऑटोमेटिकली आप बता सकते हो कि 15 नंबर वाली जो टीम है वो इन सारी टीम्स के अकॉर्डिंगली एक मैच कम खेलेगी, तो यही वो टीम हो जाएगी जो सबसे कम मैच खेलेगी और विनर हो गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15th नंबर की टीम, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है n-1। n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टीम्स, और
1 आपका कांस्टेंट रहता है, तो इसको कर दो 15 माइनस 1, तो 14 टोटल मैचेस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक है। तो n-1 यानी कि 15 माइनस 1 करो, आंसर आ जाएगा। डी दिया है इफ 19 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट देन हाउ मेनी बाइज विल बी गिवन टू ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्सचर, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट 2 की पावर देखनी है कि हमारी जो नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पे 19 दी हुई है, इसके बाद कौन सी 2 की नेक्स्ट पावर आती है, तो अगर आपको पता हो तो 32 आता है। कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 2 टू द पावर ऑफ 5 करेंगे 32 आ जाएगा। नंबर ऑफ बाइज निकालने के लिए ये जो हमारी वैल्यू आई 2 की 32, इससे हम अपनी नंबर ऑफ टीम्स जो 19 है इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 13। नंबर ऑफ बाइज हमारे कितने हो जाएंगे? 13 बाइज हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे ये 7 का एग्जाम्पल लिया था तो नेक्स्ट 2 की पावर कितना थी? 8 थी, तो इस कंडीशन में 8 माइनस 7 कर देंगे तो नंबर ऑफ बाइज हमारे कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नंबर ऑफ बाइज किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, और आपका होमवर्क है 49 टीम्स, इसका बताना 49 टीम्स का कितने बाइज आपके होंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ बाइज इन एन नॉकआउट टूर्नामेंट? तो अभी मैंने आपको बता दिया, बाइज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, 2 की पावर जो भी नेक्स्ट 2 की पावर है माइनस n, ठीक है। जो भी आपके n की यानी कि जो नंबर ऑफ टीम्स की वैल्यू के बाद 2 की पावर आ रही है उसको रखो यहाँ पे, उसको अपनी नंबर ऑफ टीम से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो सेक्शन ये देखते हैं, फटाफट देखेंगे इसको। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रेशन इन स्पोर्ट्स? एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन बाय गिविंग सूटेबल एग्जांपल फ्रॉम स्पोर्ट्स। सेम क्वेश्चन 2025 में भी आया था, 2024 में भी आया, ठीक है। तो 2 एग्रेशन हम देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और हॉस्टाइल एग्रेशन। अब एग्रेशन का आपको मतलब पता होगा, जब हम एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, नाराज गुस्सा हो जाते हैं गेम के दौरान, तो वो एग्रेसिवनेस हमारा हो गया। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और हॉस्टाइल एग्रेशन हमारा एक हो गया, और एक हम एक पढ़ते हैं असर्टिव एग्रेशन या फिर असर्टिव बिहेवियर। तो 3 टाइप के जनरली आपके एग्रेशन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन क्या होता है? इन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन द मेन एम इज टू अचीव अ गोल बाय यूजिंग एग्रेशन, यानी कि आप इसमें एग्रेशन यूज करते हो, गुस्सा यूज करते हो, लेकिन आपका जो मोटिव होता है वो होता है उस गेम को जीतना। जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, आप सामने वाले को पंच करोगे, लेकिन भाई वो आपका काम है, जब तक आप उसको पंच करके चोट नहीं पहुंचाओगे, उसको नॉकआउट नहीं करोगे, आप मैच कैसे जीतोगे? तो वो एग्रेशन है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन है, क्योंकि आप किसी वजह से उस एग्रेशन को दिखा रहे हो। सेकंड है हॉस्टाइल एग्रेशन, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें सीधा सीधा मतलब होता है किसी भी प्लेयर का कि सामने वाले को चोट पहुंचानी ही है, फिर फिजिकली पहुंचाओ या फिर मेंटली पहुंचाओ, सामने वाले को कैसे भी हार्म करो, इंजरी करो, लेकिन चोट उसको पहुंचाओ, ठीक है। जैसे कि आपने जानबूझ के फुटबॉल में किसी को टैकल किया और आप चाहते थे कि आप उसके पैर पे मारो ताकि उसको इंजरी हो जाए, और उसको इंजरी हो गई। बास्केटबॉल में आपने किसी को शोल्डर टैकल दे दिया, वो गिर गया, उसकी इंजरी हो गई, ठीक है। तो ये आपके हॉस्टाइल एग्रेशन हो जाता है। क्रिकेट में बॉलर जो है जानबूझ के आपको बीमर फेंक दे, सीधे आपके हेलमेट पे आके बॉल लग जाए डायरेक्ट, तो वो हॉस्टाइल एग्रेशन है, क्योंकि वो चाह रहा था जानबूझ के कि आपको चोट लगे, ठीक है। तो ये आपका हॉस्टाइल एग्रेशन हो गया। असर्टिव बिहेवियर या फिर असर्टिव एग्रेशन भी देख लो, वो क्या होता है? सिंपली जब आप डोमिनेंस अपनी शो करते हो, जैसे कि विराट कोहली, बेस्ट एग्जांपल, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। विराट कोहली को आपने देखना है फील्ड पे क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं, सामने वाली टीम को टीज करते हैं, है ना, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब कुछ भी करते हैं, लेकिन विद इन द रूल्स करते हैं। तो ये क्या है? आपका असर्टिव बिहेवियर है, जहां पे आप डोमिनेंस शो करते हो, ठीक है। और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको बोलते हैं एम्बिगिटी। तो अगर कभी आपको डिटेल आंसर लिखने को है तो ये लिख देना कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एम्बिगिटी बोलते हैं, क्योंकि जनरली किसी भी एथलीट के अंदर तीनों भी हो सकते हैं, तीनों टाइप ऑफ एग्रेशन हो सकते हैं, या फिर एक ही मैच में वो तीनों टाइप ऑफ एग्रेशन शो कर दें, तो उसको हम एम्बिगिटी बोलेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट इज बैलेंस डाइट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्री एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन? ये भी शायद 2025 में क्वेश्चन आया था। प्री कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन और पोस्ट कॉम्पिटिशन, हम तीनों तरह की डाइट पढ़ते हैं, ठीक है। तो बैलेंस डाइट देखो क्या हो, सबसे पहले जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं, जब हम उनको एक सही मात्रा में लेते हैं ताकि हमारी बॉडी में ग्रोथ हो और हमारी बॉडी मेंटेन रहे और डेवलप करे, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। अब हर एथलीट की डाइट अलग हो सकती है, जैसे कि कोई मैराथन रनर है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा चाहिए होगी। कोई अगर वेट लिफ्टर है या पावर लिफ्टर है जिसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, उनकी डाइट में प्रोटीन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इन कंपैरिजन टू मैराथन एथलीट्स। तो इस तरीके से हम लोग अपनी एक बैलेंस डाइट बनाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी को जिस तरह की डाइट की जरूरत हो वो आप उसको दे पाओ, ठीक है। अब देखो
प्री कंपटीशन की अगर बात कर लें तो प्री कंपटीशन के पहले क्या होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अच्छी चाहिए होती है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में हमारी बॉडी में स्टोर होता है और फिर जिसको हमारी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए यूज करती है, तो ये हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का, तो इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी में डाल के रखते हैं। एक टर्म अगर आप याद रख पाओ तो इस चीज को आप लिख सकते हो यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। ये एक टर्म होता है जिसमें हम अपने इवेंट के करीब एक हफ्ते पहले से बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पास्ता खाना शुरू कर देते हैं, पास्ता बेस्ट सोर्स होता है, चावल खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है और हमारे इवेंट के दिन हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, तो प्री कॉम्पिटिशन के पहले जो भी मील्स हैं वो एनर्जी बचाने में हमें मदद करेगी, ताकि सस्टेनिंग एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी लंबे टाइम तक मिले, परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद करेगी, फैसिलिटेटिंग द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करेगी, प्रिजर्विंग मसल मास, हमारे मसल मास को भी बचाएगी। ऐसा नहीं कि भाई फटीग की कंडीशन में हमारा मसल मास ही गायब होना शुरू हो जाए, क्योंकि देखो क्या होता है, इस ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इन डिटेल भी समझाया जा सकता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जैसे हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूज करती है, सबसे पहले मानो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, फैट यूज करना शुरू कर देती है। मानो हमारी बॉडी में फैट भी खत्म हो गया तो हमारी बॉडी क्या करती है, प्रोटीन यूज करना शुरू कर देती है, यानी कि हमारे मसल को तोड़ के हमें एनर्जी देना शुरू कर देती है ना। तो ये एनर्जी सिस्टम का टॉपिक है, बहुत डिटेल में होता है, कभी आपका मन करे तो बताना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, या फिर जो मेन वाला चैनल है हमारा ना उसको ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहां पर आप पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, तो मसल मास को बचाएगा और फिर स्पीडी रिकवरी आफ्टर कॉम्पिटिशन। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे मात्रा में है तो जो ग्लाइकोजन गायब हुआ है हमारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए, उसको रिप्लेनिश करने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट मदद करता है। अब बात करते हैं पोस्ट कॉम्पिटिशन की कि क्या मील लेनी चाहिए। सो शुड बी अ मिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स अलोंग विद फ्लूइड्स, बट हैवी फूड शुड नॉट बी टेकन इमीडिएटली। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई इवेंट खत्म हुआ और आपने तुरंत आप दाल चावल खाने बैठ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नॉर्मल फूड खाओ जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, जैसे बनानास खा सकते हो, कोई ड्रिंक्स पी सकते हो, फ्लूइड पी सकते हो, तो ये सारी चीजें आप करो। तो द गोल ऑफ पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन क्या होता है, स्पीडी रिकवरी, आप जल्दी से रिकवर कर जाओ, बॉडी को रिहाइड्रेट कर लो, जो पानी निकला है पसीने की तरीके से उसको आप वापस बॉडी में डाल लो, रिफ्यूल कर लो बॉडी को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से वापस रिफ्यूल कर लो ताकि आपका ग्लाइकोजन स्टोर वापस बनने लगे, मसल आपकी बिल्ड होने लगे, तो प्रोटीन आपको थोड़ा बहुत कंज्यूम करना पड़ेगा वरना आपकी मसल्स टूटने लगेंगी। इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस, आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए भी आप इसको खा सकते हो। जैसे कि आपका आज एक मैच है, अब कल भी मैच है, तो कल वाले मैच के लिए आप खुद को मेंटेन रखोगे, फ्यूचर परफॉर्मेंस आपका जो कल वाला मैच है आप उसमें सही से परफॉर्म कर पाओ, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। चलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स इफेक्टिंग। तो प्रोजेक्टाइल के लिए मैंने आपको यहाँ पे नोट्स बना के रखे हैं, मतलब मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग व्हिच इज थ्रोन और जंप्ड इनटू द एयर। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हवा में फेंका गया है वो प्रोजेक्टाइल है। जैसे कि इस कंडीशन में ये जो जैवलिन फेंका जा रहा है ये क्या है, ये एक प्रोजेक्टाइल है जो कि हवा में फेंक दिया जाएगा। इसके बाद इट विल फॉलो अ फ्लाइट कॉल्ड अ पैराबोला। अब ये जो रास्ता तय करता है इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ये जो रास्ता तय कर रहा है ना इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। Until it once again touches the earth, तो वो जो पूरा उसका पाथवे था उसको हम पैराबोला बोलेंगे जब तक वो अर्थ को टच नहीं करता। दिस अप्लाइज टू फुटबॉल, जैवलिन, डिस्कस, लॉन्ग जंपर्स, हाई जंपर्स एंड हॉर्सेस शो जंपिंग। ठीक है, अब देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकंड है प्रोजेक्शन वेलोसिटी और तीसरा है रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। एक एक करके समझते हैं स्पोर्ट्स के टर्म में। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जनरली बोला जाता है कि जो 45 डिग्रीज होता है वो बेस्ट एंगल होता है जैवलिन को फेंकने के लिए, ठीक है, या फिर अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा। तो 45 डिग्रीज जो होता है वो बेस्ट एंगल होता है जिसमें आप अगर आपने अच्छी स्पीड से फेंका है तो आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकते हो। तो ये जो 45 डिग्री है यही आपका पहला फैक्टर दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कि आपका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। अब मानो मैंने 45 डिग्री की जगह है ना, 45 डिग्री पे थ्रो करने की जगह मैंने क्या किया, 10 डिग्री पे थ्रो कर दिया ऐसे, ये यहां जाएगा यहां रुक जाएगा, बल्कि 45 डिग्री पूरा यहां तक जाएगा और फिर यहां से डिसेंड होना शुरू होगा। तो एंगल जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रोजेक्शन वेलोसिटी, कितनी स्पीड से कितनी पावर से आपने फेंका ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा 45 डिग्री फेंके और एक हेल्दी और एक ट्रेंड एथलीट फेंकेगा तो डिफरेंस है, ठीक है। और फिर रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, रिलेटिव हाइट का क्या मतलब होता है कि कितने हाइट से उसको फेंका जा रहा है। मानो कि एक एथलीट है, ठीक है, इसको हमने वैसे अच्छे से पढ़ा था अपने वीडियो में, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये बास्केटबॉल की रिंग है, ठीक है, आप कोई एथलीट है जिसकी हाइट है, एक बच्चा है जिसकी हाइट है 4 फीट और एक एथलीट है जिसकी हाइट है 7 फीट, ठीक है।
ये थोड़ा नीचे बन गया, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, नहीं तो कहोगे कि एथलीट बहुत लंबा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी रिंग। अब एंगल जो होगा इन दोनों का अलग अलग होगा। भाई इसको थोड़ा कम एंगल पे फेंकना पड़ेगा क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, और इसको थोड़ा एंगल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यही है आपका रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। और एक चीज और कि आपका जो टारगेट है उसका हाइट क्या है वो भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ले लें, एक नॉर्मल हाइट का बंदा है, 6 फीट का एक बंदा है, अगर इसको यहाँ पे फेंकना है, बॉल को यहाँ छत पे फेंकना है, हम गली में क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल फेंकवाते हैं ना छत पे, अगर इसको छत पे बॉल फेंकनी है तो इसका एंगल बहुत ज्यादा होगा। अगर इसको सामने किसी को कैच करवाना है तो इसका एंगल बराबर का होगा। अगर इसको बॉल कहीं नीचे फेंकनी है, यानी कि आप मानो कि छत वाले को बॉल नीचे फेंकनी है, तो हमारा एंगल और ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसके हिसाब से भी जो आपके एंगल है वो आपके डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए आप वीडियो को देखना तो समझ में आएगा। व्हाट इज एंड्योरेंस? Explain any two types of endurance on the basis of duration of the activity with suitable examples। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड्योरेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट विद लेस फटीग एंड अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग। जो फटीग की कंडीशन होती है, यानी कि जो थकान होती है, उसमें अगर हम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करते रहते हैं तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा एंड्योरेंस कहलाता है। ठीक है, और एंड्योरेंस को हम स्पीड से भी कभी कभी रिलेट करते हैं, स्ट्रेंथ के साथ भी रिलेट करते हैं, तो वो आप अलग अलग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वाले टॉपिक में आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी द एंड्योरेंस इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो जनरली 4 टाइप्स हम इसके पढ़ते हैं: स्पीड एंड्योरेंस, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, मीडियम टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। ठीक है, तो हम ये चारों पढ़ते हैं। आंसर में मैंने स्पीड एंड्योरेंस और शॉर्ट टर्म का एग्जांपल दे दिया है। स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन एक्टिविटीज दैट आर अप टू 45 सेकंड्स। तो 45 सेकंड तक हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं उसमें हम स्पीड एंड्योरेंस का यूज करते हैं, क्योंकि 45 सेकंड में हमें अच्छी स्पीड में भागना होता है। जनरली 200 मीटर के 400 मीटर के यहाँ पे बात हो रही है कि हमें स्पीड में भी भागना है और एंड्योरेंस को भी मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल 400 मीटर लिखा भी हुआ है, स्प्रिंट रेस। स्पीड एंड्योरेंस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ एनर्जी मैकेनिज्म। तो आपकी बॉडी कितना आपको एनर्जी दे सकती है और आपकी बॉडी में कितना पावर है वो भी डिपेंड करेगा। पावर क्यों आपकी इंपॉर्टेंट हो गई? क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, तो हमने इसकी बात पहले भी करी थी और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में बहुत अच्छे एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। सेकंड एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस का। इट इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन एक्टिविटीज दैट रेंज फ्रॉम 45 सेकंड्स टू 2 मिनट्स। 45 सेकंड से 2 मिनट तक की हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो आपका शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस कहलाएगा, जैसे कि 800 मीटर की रेस। दिस एंड्योरेंस डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ एंड स्पीड एंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ भी और स्पीड एंड्योरेंस दोनों की इंपॉर्टेंस यहाँ पे होती है। ठीक है, वैसे देख लो यहाँ पे मीडियम टर्म एंड्योरेंस हो गया, ये आपकी 2 से 11 मिनट की हो जाएगी, जो कि 1500 मीटर रेस की हो सकती है। ये भी स्ट्रेंथ और स्पीड के ऊपर बात करती है, लेकिन स्पीड यहाँ पे लिमिट हो जाती है, स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। और फिर है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, जो कि 11 मिनट से ज्यादा हो जाती है, जिसके एग्जांपल्स है मैराथन। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये लास्ट क्वेश्चन था 37। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं 2024 का जो पेपर है आपको एकदम निचोड़ के अच्छी तरीके से समझा दूं, ताकि ये टॉपिक्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। साथ ही साथ ये जो जितने भी मैंने आपको नोट्स दिखाए थे, है ना, ये पूरा आपको अच्छे से सारे टॉपिक वाइज मैंने सब अपलोड करके रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन सारे वीडियोस को देखना शुरू करो ताकि आपको हर टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और क्योंकि अब मैं खुद बैचलर्स का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मास्टर्स मेरी हो चुकी है फिजिकल एजुकेशन में, तो एक जो ब्रॉड नॉलेज चाहिए होती है आपको इन सब्जेक्ट्स की, जिनको आप अच्छी तरीके से सपोर्ट करवा सकते हो मुझसे। अगर इनमें से किसी टॉपिक को आप और ज़्यादा डिटेल में आंसर लिखना चाहते हो तो आप उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसकी और ज़्यादा डिटेल दे दूंगा, ताकि आप और अच्छे आंसर्स और साइंटिफिक टर्म्स वाले आंसर्स और मतलब ऐसा आंसर लिख सकते हो ना कि आपका टीचर एकदम सोचेगा भाई ये कहाँ से पढ़ के आ गया, मतलब बुक में तो इतना दिया भी नहीं हुआ है और ये इतने बड़े बड़े आंसर लिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी इसमें। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। मेहनत लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो वो आप दे सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और अगर आपकी कोई डिमांड है कि किसी पर्टिकुलर टाइप का वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप बता सकते हो। चलो ध्यान रखो अपना, जल्दी मिलते हैं।